नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हमारे धरोहर स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं फिर से अपनी मनुस्मृति की। हम आए हैं दूसरे अध्याय के चौथे कड़ी में, जिसमें हम जानेंगे कि ग्रंथों में प्रक्षेप करने की जो प्रवृत्ति है लोगों की, उसके बारे में जानेंगे और मनुस्मृति के प्रक्षेपों के मूल में निहित प्रवृत्तियां क्या है, किस कारण से मनुस्मृति के मूल प्रति में प्रक्षिप्त डाले गए हैं, प्रक्षेप किए हुए हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम यह अपने दूसरे अध्याय को आरंभ करते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, जो भाष्यकार हैं इस मनुस्मृति का, जो हमारे पास में रखे हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें भूमिका अध्याय है 2, जिसमें बताया गया है कि इसमें प्रक्षेप किस प्रकार से हुए हैं, किस कारण से प्रक्षेप किए हैं, प्रक्षेप करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उन सारी डिटेलों को हम जानने की प्रयास करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। चौथी जो कड़ी है इसमें का, वह ग्रंथों में प्रक्षेप की प्रवृत्ति और मनुस्मृति के प्रक्षेपों के मूल में निहित प्रवृत्तियां। भाष्यकार जी लिखते हैं कि प्रक्षेप की समस्या लगभग संपूर्ण साहित्य के साथ है। जितना भी भारतीय साहित्य है, उन सभी भारतीय साहित्यों में प्रक्षेप डाले गए हैं। स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने विकृत आचरण को शास्त्र सम्मत सिद्ध करने के लिए अथवा स्वाभिमत व्याख्या एवं विचारों की सिद्धि के लिए ग्रंथों में प्रक्षेप किए हैं और कर रहे हैं। कभी कभी किसी ग्रंथ में संशोधन, परिवर्धन तथा श्लोकों में उसकी बढ़ोतरी या व्यवस्थापन की प्रवृत्ति भी इसमें प्रमुख कारण बनती है। कभी कभी ग्रंथों के रूप को विकृत करना भी प्रक्षेपकर्ताओं का उद्देश्य होता है। इस प्रकार से ग्रंथों में प्रक्षेप होते रहते हैं। प्राचीन काल में यह कार्य आसानी से हो जाता था, क्योंकि ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां होती थी। उस समय ग्रंथ हाथों से लिख करके संग्रहित किए जाते थे। इस तरह से प्रिंट करने का व्यवस्था उस समय नहीं था। जब ये ग्रंथों में छेड़खानी की गई या प्रक्षेप डाले गए थे, तो उसमें जो भी था सब हस्तलिखित प्रतियां मिलती थी। जिनके पास जो प्रति हुई, उसमें उसने मनमाने ढंग से प्रक्षेप कर दिया और अग्रिम प्रतियां उसके अनुसार तैयार करवा दी। इस प्रकार अग्रिम प्रतियों में प्रक्षिप्त श्लोक या विचार मिलते रहते थे। यही कारण है कि हस्तलिखित ग्रंथों की प्रतियों में परस्पर अंतर और पाठभेद मिलते हैं। यदि उस समय की हस्तलिखित प्रतियां देखेंगे, अलग अलग भाष्यकारों का, अलग अलग रचनाकारों का, अलग अलग व्याख्याकारों का, उसमें सभी में अलग अलग श्लोक, अलग अलग अर्थ निकलेंगे। उसमें एक रूपता नहीं मिलती। इसलिए स्पष्ट होता ही है कि वह प्रक्षिप्त है। संस्कृत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, साहित्यिक काव्यों तथा अपभ्रंश और हिंदी काव्यों, सभी की यही अवस्था है। वैसे तो प्रायः समस्त प्राचीन लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रक्षेप हुए हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में प्रक्षेप करने की विशेष प्रवृत्ति रही है, क्योंकि उनके विधानों का व्यक्ति और समाज के साथ सीधा और प्रतिदिन का संबंध था। विधानों को बदलने और विकृत करने के लिए स्वार्थी लोगों ने अपने जाली ग्रंथों को रचने का भी प्रयास किया है। फिर प्रक्षेप करने से ऐसे लोग कैसे बाज आ सकते थे? पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने मनुस्मृति की भूमिका में 2-3 घटनाओं का विवरण दिया है। उनसे लोगों को प्रक्षेप करने की प्रवृत्तियों का और ग्रंथों को विकृत करने के लिए
जो स्वार्थपूर्ण षड्यंत्रों का ज्ञान हो जाता है। उसमें पहला यह है कि हिंदुओं में दाय भाग का नियम बड़ा जटिल था। इसका यह कारण नहीं कि प्राचीन स्मृतियों का उद्देश्य ही इनको जटिल करना था। वस्तुतः उन्होंने तो सुगम और सरल नियम बनाए, पीछे से जटिलता आती गई। जैसे जैसे समय बढ़ते गया, लोगों की हस्तलिखित उपयोग करते गए या हस्तलिखित प्रतियां पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई, तो वह दाय भाग का जो नियम है वह उनके अनुसार जटिलता को प्राप्त होती गई। उन्होंने जो सुगम और सरल नियम बनाए थे, हिंदू अर्थात जो अभी का भाषा, अभी का नाम है, पहले इसको आर्य कहा जाता था। प्राचीन काल में यह आर्य के नाम से जाने जाते थे। तो उसी को भाष्यकार जी लिख रहे हैं कि आर्य एक प्राचीन जाति है, हिंदू एक प्राचीन जाति है। समय समय पर दाय भाग के विषय में झगड़े भी हुए। भिन्न भिन्न पक्षों ने अवश्य ही अपने अपने पक्ष के लिए पंडितों से सहायता ली। इन्होंने अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए प्रक्षेप डाल दिया। यह केवल कल्पना नहीं है, किंतु इनके लिए ऐतिहासिक प्रमाण भी है। इसमें एक ग्रंथ है दत्तक मीमांसा। दत्तक मीमांसा को नंद पंडित ने इसी उद्देश्य से बनाया था। यह बहुत थोड़े दिनों का ग्रंथ ब्रिटिश राज्य स्थापित होने से 100 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। ब्रिटिश राज्य के आरंभ में भूल से इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो गया और अंग्रेजी न्यायालयों ने इसको प्रमाण मान लिया। ये जो नंद पंडित जो लिख दिए हैं वह सत्य है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूरी सभा ने सर जॉन एस के सभापतित्व में एक फैसला दिया था। उसमें इस बात को विस्तार पूर्वक सिद्ध किया गया कि नंद पंडित के प्रक्षेपकों को आदर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। नंद पंडित जी ने जो आक्षेप डाले हुए हैं, जो श्लोक उसमें डाले हुए हैं, उसको उचित नहीं मानना चाहिए। कहते हैं कि दत्तक मीमांसा एक देवते को दाय भाग से वंचित करने के लिए लिखी गई थी। जो एक गोदनामा संतान था, उसको उसके हिस्से से दूर करने के लिए यह दत्तक मीमांसा का नियम बनाया गया। और एक है दत्तक चंद्रिका। इस पुस्तक में, जिसके विषय में सभी बंगाली विद्वानों को पता है कि यह रघुमणि विद्याभूषण का बनाया हुआ एक जाल है, एक षड्यंत्र है। रघुमणि कोलब्रुक साहब के साथी थे, बंगाल के एक राजा थे। उन्होंने एक लड़का गोद रखा था। पीछे से उनके अपना लड़का हो गया। उनके मरने पर प्रश्न हुआ कि राजा का अधिकार किसको मिले। गोद में रखे हुए लड़के का पक्ष सिद्ध करने के लिए रघुमणि महोदय ने पुस्तक लिख दी। यदि पुस्तक न होती तो पुराने विधान से 1/3 मिलता। यह मुकदमा आगे नहीं चला क्योंकि संधि हो गई। इसका अंतिम श्लोक इस प्रकार है: रम्येशा चंद्रिका दत्त पद्धते दर्शिका लघु मनोरमा सन्निवीर्षैरंगिणां धर्मतारिणी। इन पंक्तियों के पहले जो रम्येशा और पिछले अक्षरों से जो लघु और मनोरमा और धर्मातारिणी, इन सभी की आखिरी शब्द को निकालें तो वह मिलकर बनता है रघुमणि। यह 1832 ईस्वी में कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के पंडितों ने एक और जाल रचा।
जैनियों का एक मुकदमा था। पंडितों की व्यवस्था मान्य होती थी। जो पंडित लोग कहते थे, जो सलाह देते थे, वह मान्य हुआ करता था। इन्होंने एक पुस्तक लिखकर कॉलेज के पुस्तकाध्यक्ष को रिश्वत देकर पुस्तकालय के रजिस्टर में दर्ज करा दी। डॉक्टर एच विल्सन कॉलेज के मंत्री थे। उनको संदेह हो गया, पुस्तक पकड़ी गई। पंडित महोदय ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया। इस दिन से वहां पंडितों का पंडितों से व्यवस्था देने का अधिकार छीन लिया गया। इसके बारे में आपको सरकार शास्त्री लिखित हिंदू लॉ के पृष्ठ 187 में मिल जाएगा। जिस व्यक्ति को प्रक्षेप करने की बदनीयत हो जाती है, जिसकी आदत पड़ जाती है, फिर वह किसी की अच्छाई बुराई लाभ हानि को नहीं देखता। उसे कुछ मतलब नहीं होता कि वह उनके प्रक्षेपों से, उनकी बुराइयों से आगे वालों को लाभ मिलेगा कि हानि होगी, कि उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, कि मृत्यु भी दंड मिल जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता। वह केवल अपने स्वार्थ सिद्धि ही करती है। वह केवल अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य को ही दृष्टिगत रखता है और उनकी पूर्ति के लिए सभी संभव दुष्कृत्य करता है। जैसे धन का लोभी व्यापारी जब मिलावट करने पर आ जाता है तो वह मनुष्यों के खाद्य पदार्थों में कंकड़, मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, गोबर, रंग, चर्बी आदि अखाद्य और घृणित वस्तुओं की मिलावट करते समय नहीं हिचकता। मिलावट से लोगों को होने वाली हानि और कठिनाइयों की चिंता उसे छू तक नहीं पाती। वस्तु, समय और लालच के अनुसार वह मिलावट करता रहता है। यही अवस्था ग्रंथों में भी प्रक्षेप की रहती है। प्रक्षेप करने से कितना भारी नुकसान हो सकता है, इसकी चिंता किए बिना प्रक्षेपकर्ता अपने प्रयोजन के अनुसार प्रक्षेप करते रहते हैं और ऐसा करने के लिए वे सभी प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। कहीं नया श्लोक जोड़ दिया, कहीं संपूर्ण नया प्रसंग की रचना कर दी, तो कहीं विरोधी मान्यता का प्रक्षेप कर दिया, कहीं से श्लोक को निकाल दिया या पाठभेद कर दिया। ठीक इसी अवस्था मनुस्मृति के साथ रही है, क्योंकि धर्मशास्त्र में मनुस्मृति ही सर्वाधिक मान्य प्राप्त ग्रंथ था। अतः यह ग्रंथ प्रक्षेपकर्ताओं के षड्यंत्रों और आक्रमणकर्ताओं का प्रमुख लक्ष्य रहा। प्राचीन काल से लेकर प्रकाशन युग तक मनुस्मृति में प्रक्षेपों की मिलावट होती आई है। जैसे जैसे परंपराएं शिथिल या विकृत होती गई, लोगों ने अपने आचरण या परंपराओं को शास्त्र सम्मत सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति में तदनुरूप विचारों के प्रक्षेप कर दिए। स्वार्थी लोगों ने अपनी स्वार्थ को साधने के लिए मिलावटें की। जब जब धार्मिक या मतांतरों की उथल पुथल हुई, उनका आक्रमण मनुस्मृति जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथों पर विशेष रूप से हुआ और उन्हें विकृत करने के लिए मिलावटें की गई। मनुस्मृति के उन प्रक्षेपों के अनुसंधान के लिए जहां एक और आधारों का निर्धारण करना आवश्यक है, वहीं साथ ही प्रक्षेपों के मूल में निहित प्रवृत्तियों का अध्ययन विश्लेषण करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति किसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही इस प्रकार का प्रयास करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यह आवश्यक नहीं कि प्रक्षेप केवल विरोधी या स्वार्थपूर्ण ही होते हैं। समर्थन और प्रशंसा में भी प्रक्षेप कर दिए जाते हैं। मनुस्मृति के प्रक्षेपों को चिन्हित करते समय यह भी विचार किया गया है कि
उनके मूल में प्रक्षेप प्रवृत्ति है अथवा नहीं, और जहाँ कोई प्रेरक प्रवृत्ति नहीं प्रतीत हुई उन्हें प्रक्षेप घोषित नहीं किया गया है। मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अध्ययन विश्लेषण करने पर मनुस्मृति के प्रक्षेपों के मूल में जो प्रेरक प्रवृत्तियां दृष्टिगत हुई है वे निम्न प्रकार से। पहला, मनुस्मृति को गौरव और महत्व प्रदान करने की प्रवृत्ति। भाष्यकार जी लिखते हैं कि मनुस्मृति में जहां कहीं भी इसकी प्रशंसा, महत्ता या विशेषताओं का वर्णन करने वाले श्लोक वर्णित है अथवा जहां इसे ब्रह्मा के साथ जोड़ा गया है, वे सभी श्लोक इस परंपरा के शिष्यों या प्रशंसकों द्वारा इसके गौरव और महत्व को बढ़ाने की प्रवृत्ति से किए गए प्रक्षेप हैं। यह एक मान्य तथ्य है कि मनु सदृश सुलझा हुआ उच्च कोटि का ऋषि कभी स्वयं अपने ग्रंथ की बढ़ चढ़कर प्रशंसा नहीं कर सकता। यह प्रशंसात्मक श्लोक परवर्ती है। मध्यकालीन संपूर्ण साहित्य में यह प्रवृत्ति परिलक्षित होती है कि सभी विद्वानों ने अपने विषय का ब्रह्मा के साथ किसी न किसी प्रकार जुड़े होने का उल्लेख अवश्य किया है। भरत ने अपने नाट्य शास्त्र का उद्भव ब्रह्मा से माना है। महाभारत को 5वां वेद घोषित किया गया। उस समय के समाज में इनसे जुड़े किसी भी शास्त्र को आसानी से मान्यता मिल जाती थी। मनुस्मृति में भी इस प्रकार के वर्णनों के मूल में यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, क्योंकि जहां भी इसे ब्रह्मा से जोड़ने का कथन है या उसकी प्रशंसा है, वे श्लोक प्रासंगिक और शैली के अनुरूप सिद्ध नहीं होते। तत्त स्थानों पर इस विषयक विस्तृत विवेचन भी किया हुआ है। यहाँ केवल कुछ उदाहरण भाष्यकार जी ने प्रदर्शित करते हुए लिखे हैं। ब्रह्मा से संबंध जोड़ने वाले श्लोक। इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादित्तः विधिवग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन्। यह पहले अध्याय के 98वां श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि मनु जी कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में इस धर्म शास्त्र को बनाकर उसका प्रथम विधिवत मुझे उपदेश किया, फिर मैंने मरीचि आदि ऋषियों को पढ़ाया। एक श्लोक है, प्रजापतिदं शास्त्रम तपसैवासृजत प्रभु। यह 11वें अध्याय के 243वां श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि इस शास्त्र की रचना प्रजापति ने तप से ही की थी। दूसरा कारण है प्रशंसात्मक प्रक्षेप। प्रशंसा के रूप में जो प्रक्षेप डाले गए हैं, इसमें यह श्लोक है कि इदं स्वस्त्ययनम श्रेष्ठमिदं बुद्धि विवर्धनम इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम। पहले अध्याय का 106वां श्लोक। अर्थ यह है कि यह शास्त्र कल्याण करने वाला और श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, आयुवर्धक और परम कल्याण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। इस श्लोक से यही सिद्ध होता है कि यह श्लोक से इस ग्रंथ की, इस रचना की प्रशंसा कर रहे हैं, जो कि प्रक्षेप्त है। एक श्लोक है, इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगु प्रोक्तं पठन् द्विजः भवत्याचारवा नित्यं यथेष्टां प्राप्नुयाद गतिम्। यह 12वें अध्याय के 126वां श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि इस भृगु प्रोक्त धर्मशास्त्र को जो द्विज पढ़ता है, द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वह सदाचारी बनता है और परलोक में
इच्छानुसार गति को प्राप्त करता है। दूसरा प्रेरक प्रवृत्ति कि मनु के व्यक्तित्व को अलौकिक सिद्ध करने की प्रवृत्ति। मनु स्मृति में स्वयं मनु की प्रशंसा या उल्लेख करने वाले श्लोक भी आते हैं। मनु के द्वारा समस्त स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति करने वाले, जो पहले अध्याय के 35 से 45 श्लोक में हैं, उन श्लोकों के मूल में मनु के शिष्यों या पक्षधरों द्वारा उनको अलौकिक व्यक्तित्व वाला पुरुष सिद्ध करने की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। इस प्रकार की अनर्गल बातें भी मनु स्वयं नहीं कर सकते। तीसरी प्रवृत्ति है कि ख्याति और महत्ता के लिए मनुस्मृति के साथ भृगु का संबंध जोड़ना। मनुस्मृति में कहीं भी किसी भी रूप में भृगु के नाम का उल्लेख होना न तो शैली के अनुरूप ठीक जचता है, न मनुस्मृति की मान्यताओं एवं प्रसंगों के अनुकूल है। फिर भी कई स्थानों पर मनुस्मृति को भृगु के साथ जोड़कर बड़े अटपटे ढंग से इसे भृगु का प्रवचन जताया गया है। मनुस्मृति एक ख्याति प्राप्त ग्रंथ था। समाज में इसकी सर्वोच्च मान्यता थी। प्रतीत होता है कि भृगु के शिष्यों ने भृगु की ख्याति को अर्थात उसकी महत्वता को बढ़ाने के लिए इसे भृगु संहिता बनाने की भी कोशिश की और उन्हीं के प्रवचनों या नाम को इसमें जोड़ दिया। इसमें कुछ श्लोक हैं कि एतदोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः एतद्विमन्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः। पहले अध्याय की 59वां श्लोक। मनु जी कहते हैं कि मुझसे भृगु मुनि ने इस धर्मशास्त्र को पढ़ा है। ये भृगु मुनि आपको संपूर्ण धर्मशास्त्र सुनाएंगे। एक और श्लोक आता है, वो है ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिर्मनुना भृगुः तान् ब्रवीदृषीन् सर्वान् प्रीतात्मा श्रूयतामिति। यह पहले अध्याय के 60वां श्लोक। इसका अर्थ यह है कि तत्पश्चात मनु जी के कहने पर भृगु मुनि प्रसन्न होकर उन सब ऋषियों को उपदेश देने के लिए अब आप सुनिए, यह कहते हैं। एक श्लोक है, श्रुत्वेतान् ऋषयो धर्मान् स्नातकस्य यथोदितान् इदमुचुर्महात्मानमनलप्रभवं भृगुं। यह 5वें अध्याय के पहला श्लोक। इसका अर्थ है कि महर्षियों ने स्नातक के धर्मों को सुनकर अग्नि के समान तेजस्वी भृगु से यह कहा। एक श्लोक है, इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगु प्रोक्तं पठद्विजः। 12वें अध्याय के 126वां श्लोक। इस भृगु प्रोक्त धर्मशास्त्र को जो द्विज पढ़ता है। अब तीसरी प्रवृत्ति है कि मनु की मान्यताओं का विरोध करने की। मनुस्मृति में कहीं कहीं इस प्रकार के श्लोक भी हैं जिनमें मनु की मान्यता का भी खंडन है। पहले मनु की मान्यता है, फिर उसका निषेध पूर्वक खंडन है। ऐसे सभी श्लोकों के मूल में मनुष्य की मान्यताओं ऐसी सभी श्लोकों के मूल में मनु की मान्यताओं का विरोध करने की प्रवृत्ति है। जैसे 9वें अध्याय का 59वां श्लोक से लेकर 63 श्लोक के श्लोकों में नियोग का विधान है, किंतु अगले ही 63 के बाद 64 श्लोक से लेकर 68 श्लोकों में
उस नियोग का निंदा प्रदर्शन पूर्वक नियोग का निषेध है। 5वें अध्याय के 45वां से लेकर 55 श्लोक में मांस भक्षण का निषेध करते हुए मांस भक्षक को, जो मांस खाते हैं, उसको पापी माना, किंतु 56वें श्लोक में ही मांस भक्षण, मदिरा पान में कोई दोष नहीं, यह कहा है। 5वां, स्वाभिमत मान्यताओं को उस शास्त्र के अनुकूल सिद्ध करने की प्रवृत्ति। क्योंकि मनुस्मृति एक प्रसिद्ध एवं सर्वमान्य शास्त्र रहा है, जिसे पूरी समाज मानती थी, इसलिए उसमें कोई मान्यता न हो तो शायद लोग उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे या उस मान्यता को पुष्ट करने के लिए मनुस्मृति का प्रमाण चाहेंगे। इस आपत्ति से मुक्त होने के लिए अपनी मान्यता को मनुस्मृति सिद्ध बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रक्षेप किए गए हैं जो उन स्थानों पर संगत भी नहीं हो रहे हैं, बैठ भी नहीं रहे हैं और मनुस्मृति की मान्यता के अनुकूल भी नहीं है। मनुस्मृति ने प्रकृति से महत और महत से अहंकार आदि तत्वों की प्रक्रिया से इस सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन की है, जो पहले अध्याय के 14 से लेकर 21वें श्लोक में है। किंतु नवीन वेदांतियों की उत्पत्ति और ब्रह्मा से सारे संसार की उत्पत्ति वाली मान्यता का प्रक्षेप कर दिया, जो पहले अध्याय के 9वें श्लोक, 12वें श्लोक, 13वें श्लोक, 32 से लेकर 45 श्लोक तक इस प्रकार के वर्णन अपनी मान्यता के प्रचार की दृष्टि से किए गए हैं। 6वीं प्रवृत्ति है कि स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने विचारों के प्रक्षेप की प्रवृत्ति। भाष्यकार जी लिखते हैं कि मनुस्मृति एक आध्यात्मिक और सात्विक गुणों का दिग्दर्शन कराने वाला शास्त्र भी है, लेकिन उसके उद्देश्य को देखे बिना उसकी मान्यताओं से विरोध होते हुए भी स्वार्थी व्यक्तियों ने अपनी विकृत परंपराओं, स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को शास्त्र सम्मत बनाने की प्रवृत्ति से उनका प्रक्षेप किया है। श्राद्ध वर्णन का प्रसंग, मांस भक्षण, मद्यपान, हिंसा, पशु यज्ञ, बहुविवाह आदि के विधान इसी प्रवृत्ति की उपज हैं। ऐसे प्रक्षेप अधिकांशतः वाम मार्गियों द्वारा किए गए हैं या ऐसे आचरण वाले दुराचारी लोगों द्वारा किए गए हैं। 7वां है पक्षपात की प्रवृत्ति। मध्यकाल में ब्राह्मणों का विद्या पर एकाधिकार हो गया था और शेष वर्ण अशिक्षा के कारण, अज्ञानता के कारण दिन प्रतिदिन अज्ञानीश्रित हो गए। प्रत्येक कर्तव्य के लिए ब्राह्मणों ने उचित अनुचित को न देखकर अपनी सुविधा और सुख के अनुसार कर्तव्यों का विधान करना शुरू कर दिया और निम्न वर्णों पर अधिकाधिक बंधन डाल दिए। इस प्रकार के पक्षपात पूर्ण विचार भी मनुस्मृति में मिलते हैं। छुआछूत, ऊंच नीच, स्त्री शूद्रों के प्रति घृणा, निंदा और दमन के विचारों वाले सभी श्लोकों में पक्षपात की प्रवृत्तियां निहित है। ब्राह्मणों को विशेषाधिकार, विषय महत्व और विशेष प्रशंसा इसी प्रवृत्ति में उपजी बातें हैं। 8वां प्रवृत्ति है अभाव पूर्ति की। कोई भी शास्त्र या विधान अपने समय की व्यवस्थाओं या परिस्थितियों के अनुसार ही बनता है। समय बीतने पर कुछ नई परंपराएं, नई समस्याएं या नई बातें समाज में आ जाती है।
किंतु समाज प्रत्येक निर्णय के लिए उसी पुरातन शास्त्र की ओर देखता है। ऐसी अवस्था में उन अर्वाकालीन बातों के वर्णाभाव ऐसी अवस्था में उन अर्वाकालीन बातों के वर्णनाभाव को देखकर या किसी बात का वैसे अभाव अनुभव करके लोग शास्त्र में मिलावट कर देते हैं। मनुस्मृति में भी इस प्रवृत्ति से अनेक प्रक्षेप हुए हैं। इसमें पहला है, मनुस्मृति में युवावस्था में ही विवाह करने का वर्णन है। मनुस्मृति में 24 साल से पहले लड़कों का और 16 साल से पहले लड़कियों का विवाह वर्जित है। किंतु परवर्ती काल में जब विधर्मी आक्रमणों या कुरीतियों के प्रभाव से लड़कियों का जीवन असुरक्षित जान पड़ने लगा तो बाल विवाह की प्रथा प्रचलित हो गई। लोगों ने मनुस्मृति में उस विधान का अभाव देखकर उसे भी स्वयं मनुस्मृति में जोड़ दिया। इसमें एक श्लोक आता है, त्रिशन्द्वर्षोद्वहेत् कन्यां हृद्यां 12 वार्षिकीं त्र्यष्टवर्षां या धर्मे सिद्धति सत्वरः। 9वें अध्याय का 94 श्लोक। इसका अर्थ है कि गृहस्थ धर्म का लोप न चाहता हुआ 30 वर्ष का पुरुष यथाशीघ्र ही 12 वर्ष की मनोहारिणी कन्या से और 24 वर्ष का 8 वर्ष की कन्या से विवाह करे, जो कि मनु जी की मान्यता का विरोध है। दूसरी कि इसी प्रकार मनु ने एक समय एक ही विवाह का विधान किया है। 5वें अध्याय के 167 से लेकर 168 श्लोक में। किंतु परवर्ती काल में बहुविवाह की प्रथा चल पड़ी। दाय भाग के विधानों में केवल एक विवाह के अनुसार ही दाय भाग का विभाजन था। विभिन्न वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों के लिए दाय भाग के विधानों का अभाव देखकर परवर्ती लोगों ने तत्संबंधी विधानों को भी जोड़ दिया। श्लोक है कि चतुरोंशान हरे द्विप्रस्त्रीन् क्षत्रियासुतः वैश्यापुत्रो हरे द्वंशमंशं शूद्रासुतो हरे। 9वें अध्याय का 153वां श्लोक। इसका अर्थ है कि ब्राह्मणी का पुत्र 4 भाग, क्षत्रिय का पुत्र 3 भाग, वैश्य का पुत्र 2 भाग और शूद्र का पुत्र 1 भाग लेवे। इस प्रकार समय समय पर प्रचलित रूढ़िवादियों और अंधविश्वासों से प्रेरित विधान भी इसी प्रवृत्ति के कारण मनुस्मृति में या अन्य ग्रंथों में प्रक्षिप्त हुए हैं। 9वीं है परिष्कार एवं व्यवस्थापन की प्रवृत्ति। मनुस्मृति का मौलिक रूप प्रवचनात्मक गद्य शैली का है। मनुस्मृति को अध्यायों में परिवर्ती काल में विभाजित किया गया है। विभाजनकर्ता ने अपनी बुद्धि के अनुसार इसे विभाजित किया और अध्यायों के अंत में समाप्ति सूचक श्लोकों की शैली की एक रूपता बनाए रखने के लिए कुछ श्लोकों पर अपनी ओर से ही श्लोक मिला दिए। ऐसा एक श्लोक है, एवं सर्वानिमान राजा व्यवहारान् समापयन् व्यपोह्य किल्बिषं सर्वं प्राप्नोति परामां गतिम्। 8वें अध्याय का 420वां श्लोक। इस प्रकार राजा इन सब विवादों को समाप्त कराकर सब प्रकार के दोषों पापों को दूर करता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार कुछ श्लोक
तो एक रूपता के लिए मिलाए गए हैं और कुछ मनुस्मृति के परिष्कार के लिए। प्रथम अध्याय में 107, 111, 118 तक ये श्लोक विषय सूची का वर्णन करने वाले श्लोक विभाजन की व्यवस्था को परिष्कृत रूप देने के लिए ही बनाकर मिलाए गए हैं, जिससे मनुस्मृति में वर्णित विषयों का एक स्थान से ही ज्ञान हो सके। 10वां प्रवृत्ति है कि स्वाभिमत स्पष्टीकरण एवं व्याख्या की। मनुस्मृति में जहां कहीं भी ऐसे वर्णन हैं जो अतिशयोक्तिपूर्ण, महिमात्मक अथवा नए ढंग की व्याख्या वाले, कही हुई बातों को पुनः भिन्न प्रकार से स्पष्ट करने की वे प्रवृत्ति के कारण किए गए प्रक्षिप्त निम्न प्रकार से हैं। पहला कि 11वें अध्याय में 54 से लेकर 190 श्लोक में प्रायश्चित का विधान, वर्गीकरण और विधियां मनुसम्मत नहीं है। किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति ने अपने ढंग से उनका वर्णन किया है। दूसरा है कि 12वें अध्याय के 86 से लेकर के 90 श्लोक में निवृत्त कर्मों का स्पष्टीकरण प्रासंगिक नहीं है। यह किसी परवर्ती व्यक्ति ने परिवर्धन की दृष्टि से जोड़ दिया है। इस प्रकार सभी प्रक्षिप्त श्लोकों के मूल में कोई न कोई प्रवृत्ति अथवा दृष्टिगोचर होती है, जिसकी प्रेरणा से प्रक्षेपकों ने मनुस्मृति में प्रक्षिप्त किए हैं। कहीं कहीं कई प्रवृत्तियां भी एक के साथ दिखाई पड़ती है। इस तरह मनुस्मृति के परिज्ञान से श्लोकों की प्रक्षिप्तता और अधिक स्पष्ट हो जाती है। दोस्तों, आप यह समझ गए होंगे कि मनुस्मृति में या अन्य ग्रंथों में किस किस कारण से, किस किस मंशा से व्यक्तियों ने, स्वार्थियों ने, दुराचारियों ने उसमें मिलावट की है, उसमें श्लोक डाले गए हैं, जिसके बारे में आज के चैप्टर में हमने पूरी तरह से जाना। अब हम अगले चैप्टर लेंगे जिसमें जानेंगे कि प्रक्षेपों के अनुसंधान के मानदंड और उनके प्रमाण क्या है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि मनुस्मृति के बारे में जो भ्रांतियां हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में जो भ्रांतियां हैं लोगों में, वो दूर हो सके और जो हमारे सनातन धर्म को छोड़ करके, आर्य धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं, वो बच सके, जिससे हमारे आर्य समाज, हमारी आर्य जाति, हमारी सनातन जाति उत्कृष्ट हो, आगे बढ़े और मजबूत हो। हमारा यही प्रयास है। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ